चलिए अब हम जानते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऐसी लॉन्ग चेन्स रहती हैं जो कि शुगर से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि शुगर की छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं ये लंबी चेन्स जिन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो वो तीन तरीके के देखने को मिलते हैं, जो है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फर्दर सिंपलर फॉर्म्स में हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते, यानी कि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनका फर्दर हाइड्रोलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम्पल्स इसके अगर हम देखें तो वो हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और साथ ही गैलेक्टोज। बात करें अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ये ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड से जुड़कर बने होते हैं और नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बेसिस पर इनके नाम भी रहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डाइसैकेराइड सबसे पहला ओलिगोसैकेराइड होता है जो कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड का सुक्रोज जो बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड से। ट्राइसैकेराइड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो है रैफिनोज। देखते हैं टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल जो कि 4 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, वो है स्टैकियोज। पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स पॉलीमर्स होते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स के। पॉलीसैकेराइड्स 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेम टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट्स, और अगर हम बात करें हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स की तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसा होमोपॉलीसैकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सेल्यूलोज है वो बीटा ग्लूकोज से बना होता है। ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट्स मिलकर बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड है जिसके अंदर एक टाइप के मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलोज के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, साथ ही ये हमें पेपर में भी मिलता है जो कि प्लांट पल्प से फॉर्म होते हैं, और साथ ही कॉटन फाइबर्स में, इन सभी में सेल्यूलोज पाया जाता है। अगला होमोपॉलीसैकेराइड जो है वो है स्टार्च। स्टार्च भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अल्फा ग्लूकोज रहते हैं। ये सभी मिलकर बनाते हैं स्टार्च। स्टार्च एक स्टोर हाउस होता है। स्टार्च प्लांट टिश्यूज के अंदर एक एनर्जी का स्टोर हाउस भी होता है, यानी ग्लूकोज की जो भी स्टोर्ड फॉर्म होती है वो प्लांट्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में ही पाई जाती है। स्टार्च कुछ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं जहां पर आयोडीन मॉलिक्यूल यानी I2 मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शंस को जाकर ऑक्यूपाई कर लेता है, और यही रीजन है कि जब स्टार्च के साथ आयोडीन रिएक्ट करता है, यानी कि जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्टार्च की प्रेजेंस का, तो आपने देखा होगा कि हम वहां पर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं और वहां पर हमें फिर एक ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलता है। तो वो जो ब्लू ब्लैक कलर वहां पर फॉर्म होता है वो बेसिकली फॉर्म होता है स्टार्च और I2 के मिलने से, यानी स्टार्च और आयोडीन मिलकर ही इस ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स को वहां पर फॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन भी एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो कि होमोपॉलीमर है, यानी वो सेम टाइप के मोनोमेरिक यूनिट से फॉर्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है, लेकिन जो डिफरेंस हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि ग्लाइकोजन हमेशा ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पर ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। वहीं स्टार्च और सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो उनमें ब्रांचिंग नहीं होती। ग्लाइकोजन स्टार्च का ही एक काउंटर पार्ट है जो कि एनिमल बॉडी में देखने को मिलता है, जिसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, यानी कि जो भी स्टोर्ड ग्लूकोज एनिमल्स में देखने को मिलती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है।
पॉलीसैकेराइड चेन के अंदर जो राइट एंड होता है उसे हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं और जो लेफ्ट एंड होता है उसे हम नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। रिड्यूसिंग एंड हम इस बेसिस पे कहते हैं जब हमारे पास कार्बन के ऊपर कोई भी एक ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जा सके। इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बन के एंड पर प्रेजेंट है एक एल्डिहाइड ग्रुप और इसे हम कह सकते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग एंड है। वहीं अगर हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग एंड की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट कार्बन है ये यहाँ पर फॉर्म कर रहा है अल्फा 1,4 लिंकेज। इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो ऑलरेडी इस अल्फा 1,4 लिंकेज में इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पर ये ऑलरेडी एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। अब ये जो है फर्दर किसी रिडक्शन रिएक्शन में जाने के लिए केपेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है जो कि रिडक्शन रिएक्शन में जा सके। इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब हम देखते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स ऐसी शुगर्स होती हैं जो कि केमिकली मॉडिफाइड रहती हैं या फिर उनके ऊपर प्रेजेंट होता है एक अमीनो ग्रुप। एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोसा अमीन और साथ ही एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर एक अमीनो ग्रुप ऐड हो गया है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ग्लूकोसा अमीन। इसी तरह गैलेक्टोज के ऊपर एक एन एसिटाइल अमीनो ग्रुप जब ऐड हो जाता है, यानी ये एक एसिटाइल ग्रुप है जो कि एक अमीनो ग्रुप के साथ अटैच्ड है, जिसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्रुप। जब ये ग्रुप एक गैलेक्टोज के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन। ये दोनों एग्जाम्पल है मॉडिफाइड शुगर्स के जो कि मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर्स, यानी कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स।